দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। हाँ मैम। अच्छा देखो, हम लोग बाईबैक जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। बाईबैक पे जो भी क्वेश्चंस होता है और कितने सारे शेयर्स हम लोग बाईबैक कर सकते हैं उस पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। आज जो पॉइंट बाकी है ये हम लोग करेंगे डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, डिफरेंशियल राइट्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, ये थियोरेटिकली ज्यादा है। ठीक है, इस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, 2 क्वेश्चंस है वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स देखो ये क्या होता है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि कंपनी 2 तरह का शेयर इशू कर सकती है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अच्छा अब इक्विटी शेयर का डिफरेंशियल मतलब क्या, अलग अलग तरीके का इक्विटी शेयर का क्या क्या राइट्स होता है। जैसे देखो, एक तो इक्विटी शेयर का सबसे बड़ा जो राइट्स होता है दैट इज वोटिंग राइट, है ना। इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट रहता है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना वोटिंग राइट्स नहीं होता है। लेकिन कभी कभार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी वोटिंग राइट्स जनरेट होता है। अगर याद है तुम लोगों को, कंपनी अकाउंट्स का जब हम लोग बेसिक मतलब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे थे, वहां पर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर जब पढ़ रहे थे, वहां पर हम लोगों ने देखा था कि डिविडेंड अगर बहुत ज्यादा दिन मतलब लगभग कम से कम 2 और मोर इयर्स के लिए बाकी रह जाता है, वो भी आज लिखवाएंगे एक बार, तो हम लोग का क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर का भी ना एक वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो इक्विटी शेयर का सबसे पहला जो राइट्स होता है, यहाँ पर लिखते हैं इक्विटी शेयर्स का क्या क्या राइट्स होता है। इक्विटी शेयर्स का राइट्स होता है वोटिंग पे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया वोटिंग, इसके अलावा भी होता है जैसे डिविडेंड राइट्स होता है, लेकिन डिविडेंड का जो राइट्स है वो प्रेफरेंस के बाद ही जनरेट होता है। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलता है, लेकिन राइट्स इनका भी होता है। ठीक है, तो वोटिंग राइट्स के ऊपर क्या क्या सिस्टम है, डिविडेंड्स के ऊपर क्या है वो। अच्छा अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई नया कंपनी, मतलब जिसको हम लोग अभी बोलते हैं जैसे कि स्टार्टअप, ठीक है, तो कोई अगर स्टार्टअप है तो वो जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, अब देखो लोन लेना महंगा पड़ता है ना, कि देखो नया बिजनेस है, लोन ले लेंगे तो इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। बैंक थोड़ी ना बोलेगा ठीक है भाई तुम्हारा स्टार्टअप है तो पैसा मत देना, ऐसा नहीं होता है ना। लोन लेना थोड़ा सा क्या होता है, ऑप्शन ये उतना सूटेबल ऑप्शन तो है नहीं कोई स्टार्टअप जो है लोन ले ले। ठीक है, अच्छा अगर वो डिवेंचर इशू करे तो भी उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। और पहला बात है कि कंपनी होगा तभी ना, हम कंपनी मान लेते हैं, किसी ने कंपनी ही जो है उसका नया है। ठीक है, तो डिवेंचर इशू करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट जो है ज्यादा होगा। ठीक है, इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हाँ ऑब्वियसली डिवेंचर लोन से कम होगा, लेकिन कॉस्ट तो ज्यादा होगा। अच्छा प्रेफरेंस शेयर अगर इशू करेगा कोई कंपनी, तो उन लोगों को भी एक फिक्स्ड परसेंटेज में डिविडेंड देना पड़ेगा, फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड देना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी के लिए बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि कंपनी सबसे पहले इशू करती है, कोई भी कंपनी उनके पास ये सब ऑप्शंस रहता है, लोन लेना, डिवेंचर इशू करना, प्रेफरेंस शेयर, लेकिन कंपनी प्रेफर करती है कि वो सबसे पहले इक्विटी शेयर को इशू करे। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जब कोई स्टार्टअप ओपन होता है तो वहां पर बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग जो है मान लो ये स्टार्टअप कंपनी में पैसा डाल रहा है, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर। ठीक है, इन्वेस्टर यहाँ पैसा जो है अपना इंट्रोड्यूस करता है। अब जिसने स्टार्टअप किया है, मतलब जो प्रोमोटर है, जिसके दिमाग से ये आइडिया आया है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर बोलते हैं। जिनके दिमाग से ये आइडिया आया है, उन्होंने बोला कि मेरा ये आइडिया है लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, तो इन्होंने क्या किया, जिन्होंने पैसा लगाया वो बन गए इन्वेस्टर, और जिनका बिजनेस आइडिया था वो बन गए प्रोमोटर। ठीक है, अब इसके बदले, ये पैसा देने के बदले ये प्रोमोटर क्या कर सकते हैं, इनको इक्विटी शेयर दे सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर इनको इशू कर सकते हैं। तो वैसे इशू करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
अगर ऐसा हो कि इन्होंने इक्विटी शेयर जो है इशू जो किया उसे सही तरह से मेंटेन नहीं किया, मतलब अगर इन्वेस्टर के पास होल्डिंग ज्यादा हो जाएगा तो इन्वेस्टर ओनर बन जाएगा इस कंपनी का। जैसे कि हम लोग को पता है कि 50% से ज्यादा शेयर होल्ड होने से ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर प्रोमोटर ने इक्विटी शेयर इशू करने के टाइम पे या फिर उसके बाद इस चीज का ध्यान नहीं रखा तो हो सकता है कि इन्वेस्टर मालिक बन जाए और ये प्रोमोटर को जो है बाहर निकाल फेंके। ऐसा हुआ था हाउसिंग.com जो कंपनी थी, उनके जो ओनर थे राहुल यादव, उनके केस में यही वाला हुआ था कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर दिया था, बाद में उन्होंने ही इन्वेस्टर ने ही उनको क्या किया, उनका बात नहीं लिया, उनका आइडिया नहीं लिया, मतलब उसके बाद क्योंकि इनके पास पावर आ गया तो उनको बाहर निकाल फेंका। ठीक है, नहीं तो पहले ये जो मैजिक ब्रिक्स और ये 99 एकड़ ये सब जो कंपनियां हैं इस सेक्टर में, मतलब जो जैसे मान लो रेंट का हाउस चाहिए ढूंढने के लिए, जैसे हम लोग मिंत्रा में क्या देखते हैं, मिंत्रा में ड्रेस वगैरह मिलता है या फिर बिग बास्केट में ग्रोसरी मिलता है, वैसे ही ये प्लेटफॉर्म जो है हमें रेंटेड हाउस या फिर अगर किसी को फ्लैट परचेस करना है ये सब के लिए होता है ना। तो सबसे पहले हाउसिंग.com था जो कि पीछे चला गया, और मतलब 99 एकर्स और मैजिक ब्रिक्स के पहले ये था, इसका ये ज्यादा चलता था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से फिर इसका परफॉर्मेंस खराब हो गया, उन्होंने राहुल यादव को यानी जो कि प्रोमोटर थे उन्हीं को निकाल फेंका। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो एक्चुअली अगर हम लोग नया कंपनी है स्टार्टअप है, हमें इन्वेस्टर तो चाहिए लेकिन इन्वेस्टर को इक्विटी शेयर इशू भी करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि वो इन्वेस्ट ना करे। लेकिन अगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग ओनरशिप जैसे उनके पास ट्रांसफर ना हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो हमारे ऊपर जो है मतलब वो डिसीजन मेकर हो जाएंगे और हो सकता है कि हमें प्रोमोटर को ही बाहर निकाल फेंके। ठीक है, तो नॉर्मली जब स्टार्टअप कंपनी होता है तो इक्विटी शेयर का दो तरह का क्लास होता है। ठीक है, इक्विटी शेयर को दो क्लास में डिवाइड किया जाता है, एक होता है क्लास ए, एक होता है क्लास बी। ठीक है, अच्छा अब क्लास ए का मतलब क्या होता है, क्लास ए का मतलब जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है, क्लास ए का एक शेयर मतलब 10 वोटिंग राइट्स, ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और क्लास बी का एक शेयर मतलब एक वोटिंग राइट्स। ठीक है, एक वोटिंग राइट्स। अब दो तरह का क्लास ऑफ शेयर्स होगा जिसका क्लासेस डिफाइन होता है वोटिंग राइट्स के बेसिस पे। ठीक है, तो एक शेयर मतलब 10 वोटिंग राइट्स, एक शेयर मतलब 1 वोटिंग राइट्स। ठीक है, जो इन्वेस्टर है, सोचो जो इन्वेस्टर है वो तो चाहेंगे कि उन्हें कौन सा वाला शेयर्स मिले, इन्वेस्टर चाहेंगे कि उन्हें क्लास ए वाला शेयर्स मिल जाए ताकि उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाए, एक शेयर पे 10 वोटिंग राइट्स। लेकिन जो कंपनी के मालिक है, मतलब जो प्रोमोटर है, ठीक है, मतलब जो ओनर है जिनके दिमाग से ये आइडिया आया, वो तो चाहेंगे भाई क्लास बी शेयर्स इशू करेंगे ताकि वोटिंग राइट्स कम रहेगा तो फिर मैनिपुलेशन भी कम होगा। ठीक है, तो एक शेयर इक्वल टू एक वोटिंग राइट्स। अगर कोई मतलब स्टार्टअप कंपनी जो है वो अगर क्लास बी शेयर इशू कर रही है तो फिर एक शेयर इक्वल टू एक वोटिंग राइट। तो इसका मतलब क्लास ए का एक शेयर का वैल्यू इसके ये शेयर्स का 10 टाइम्स है, मतलब अगर कोई 9 शेयर खरीद ले क्लास बी का तो इनके पास 9 वोटिंग राइट्स आ जाएगा। मतलब एक चीज ये हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ एक शेयर खरीदने का मतलब यहाँ 10 शेयर खरीदना। ठीक है, यहाँ एक शेयर खरीदने का मतलब यहाँ 10 शेयर खरीदना। अब इशू करना तो प्रोमोटर के हाथ में, वो कौन सा इशू करना चाहेगा, तो प्रोमोटर तो हमेशा प्रेफर करेगा कि भाई क्लास बी शेयर ही हम लोग इशू करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने एक जस्ट मैथमेटिकल टर्म बताया कि इनके 10 शेयर के बदले इनका एक शेयर हो रहा है, क्योंकि 10 शेयर पे 10 वोटिंग राइट्स, जहां पर इनके एक शेयर पे 10 वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इन्वेस्टर तो चाहेंगे यही वाला मिल जाए। अच्छा, क्योंकि इसमें वोटिंग राइट्स कम है तो ये शेयर्स जो है सस्ते में मिलते हैं। ठीक है, ये डिस्काउंटेड होते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस में ये मार्केट में ट्रेड करते हैं। अच्छा, ये शेयर्स कहाँ इशू होता है, ये शेयर्स जो है आईपीओ में भी होगा, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में भी ये शेयर यानी कि आईपीओ के केस में भी इशू होता है इस तरह का शेयर्स, मतलब ये क्लास ए क्लास बी, और सेकेंडरी मार्केट में भी होगा। मतलब फर्स्ट टाइम इशू होने से इनिशियल पब्लिक ऑफर, सेकेंड टाइम इशू होने से फर्दर पब्लिक ऑफर, है ना। तो सेकेंडरी मार्केट में भी इस तरह का शेयर इशू होता है। अच्छा,
तो ये तो मैंने बताया कि डिफरेंशियल राइट्स जो है, अब जैसे मैंने वोटिंग राइट्स पर बोला, सिर्फ वोटिंग राइट्स नहीं होता है, डिविडेंड वगैरह पे भी होता है। तो ये कंसेप्ट मैंने बताया कि डिफरेंशियल राइट्स जो है ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। तो ये देखो, সেকশন এই আইপিএসসি এটা তো দিগন্ত মানে ক্লাস এ ক্লাস বি দিগন্ত পক্ষে অ্যাপ্লিকেবল। আগে বলো। এই যে প্রাইমারি মার্কেট আইপিও বা সেকেন্ডারি মার্কেট এসপিও এটা তো ক্লাস এ ক্লাস বি দুটো পক্ষেই তো অ্যাপ্লিকেবল। হ্যাঁ, দুটো ক্ষেত্রেই অ্যাভেলেবেল, যেটা ওরা ইস্যু করতে চাইবে, যেটা ইস্যু হবে আর কি। এবারে একটা ডিসিশন তো হবে যে ক্লাস এ করবে বা ক্লাস বি, দুটো ক্ষেত্রেই অ্যাভেলেবেল। আচ্ছা দেখো, সেকশন 43 কোম্পানিজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2013 allows companies to issue equity share with differential rights, as to dividend, voting rights or otherwise, voting rights और अदरवाइज, ठीक है। बताते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है कि सेक्शन 43 कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 43 में ये बोला गया है कि कंपनी इशू कर सकती है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो किसके बारे में राइट्स? जैसे कि डिविडेंड का राइट्स, वोटिंग राइट्स, या फिर कुछ और, ठीक है, या फिर कुछ और, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये दिया है, ठीक है, विद डिफरेंशियल राइट्स, ठीक है। ये वाला हम शेयर कर देंगे, तो यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो हम तो लिखवा ही रहे हैं शॉर्टकट में, ठीक है, ये देखोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेनिफिट, ये डिफरेंशियल राइट्स शेयर इशू करने का बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स लिखते हैं, शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है। यहाँ पर ना सारे एग्जांपल्स वोटिंग राइट्स से ही मेनली दिए गए हैं, तो हम भी वोटिंग राइट्स से ही लिख देते हैं। वैसे राइट्स जो है डिविडेंड पे भी हम लोग कर सकते हैं। शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स आर फेवरेबल टू कंपनी, फेवरेबल टू कंपनी, कंपनी के लिए फेवरेबल बात है। फेवरेबल टू कंपनी विच डू नॉट हैव, which do not have abundance of dispensable or distributable profits, distributable profits, and are restricted to hostile takeover
तो पहले यहाँ तक समझा देते क्या लिखा है। देखो बोल रहा है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ अगर कंपनी को शेयर इशू करने को मिलता है, इसका बेनिफिट क्या है। जैसे देखो यहाँ पर दो दो तरह का वोटिंग राइट्स के ऊपर है ना, जैसे क्लास ए क्लास बी। अगर कंपनी के पास छूट है कि वो क्लास बी शेयर्स भी जो है इशू कर सकता है, तो कंपनी के लिए बेटर है ना कि जो मतलब जैसे ये वाले Housing.com वाले केस में हुआ था कि इन्वेस्टर लोगों के पास इतने ज्यादा वोटिंग राइट्स आ गए कि उन्होंने डिसीजन लिया और जो ओनर है उसी को निकाल फेंका। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज्यादा है, एबंडेंस मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स वगैरह है नहीं है, ठीक है, और कंपनी चाहती नहीं कि उसका कंपनी कोई टेक ओवर हॉस्टाइल तरीके से कर ले। मतलब हॉस्टाइल मतलब क्या, कुछ नहीं बोल के, जैसे मतलब मिसयूज करके, मिसलीड करके। जैसे देखो अगर किसी को किसी का बिजनेस टेक ओवर करना है तो सामने जाके डील करो, बात करो, ठीक है, कि कितना हो रहा है, जो परचेज प्राइस है, ठीक है, उसके बाद उसका बिजनेस परचेज करो। लेकिन वोटिंग राइट्स का मिसयूज, मतलब मिसयूज क्या मतलब, अगर कोई इन्वेस्टर को दिए ही जा रहा है, अपना शेयर इशू किए जा रहा है, और इनके पास अगर 51% से ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये मिल के जो है इनको निकाल सकते हैं ना, तो इसको दैट इज हॉस्टाइल टेक ओवर। मतलब उनको तो देना नहीं था ना उनका बिजनेस, बट लॉ फुली क्या हो गया, उनके पास इतने ज्यादा शेयर्स चले गए। तो ऐसा होता है, जैसे मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी एक कंपनी का शेयर मार्केट में जो है इशू है। अब मान लो किसी एक पर्सन के पास एक सफिशियंट परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, जैसे मान लो किसी के पास 40% शेयर है किसी कंपनी का, ठीक है। अब 50% से ज्यादा होगा तो जो है ओनरशिप आ जाएगा। अब वो क्या कर सकता है, अपना शेयर तो है ही उसके पास 40% किसी एक कंपनी का, और मार्केट में बाकी लोगों से भी अगर वो शेयर को खरीद ले, ठीक है, पैसा देके, ठीक है, मान लो लोगों को लालच देके खरीद लिया, लोगों ने बेच दिया उसको, तो उसके पास ज्यादा होल्डिंग आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो ओनरशिप है उसके पास ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी का जो ओनरशिप है ऑटोमेटिकली, इसको बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। मतलब कुछ बोला नहीं किया नहीं, मतलब एक वोटिंग जो है शेयर्स का 51% कैसे भी बना लिया और जो है टेक ओवर कर लिया, ठीक है। तो ये चीज बोला जा रहा है, तो हॉस्टाइल टेक ओवर का मतलब कोई डीलिंग्स के बिना ही, ठीक है, हॉस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं इसे। इशुएंस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, यहाँ पर नेक्स्ट लिखेंगे, इशुएंस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, efforts on opportunity to such company, company to broaden their base, capital base without having to lose control over or management of the company। यहाँ से क्या बोला है देखो, इशुएंस, ये यहाँ तक तो मैंने बताया, इशुएंस ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ठीक है, अलग अलग वोटिंग राइट्स के साथ अगर कंपनी को शेयर इशू करने मिल रहा है। एफर्ट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू सच कंपनी टू ब्रॉडेन देयर कैपिटल, मतलब इनके पास ना अलग अलग ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज निकल के आ जाते हैं, ये अपना कैपिटल बढ़ाए। देखो इन्वेस्टर अलग, जितने इन्वेस्टर पैसा डालेंगे कैपिटल उतना बढ़ेगा, कैपिटल जितना बढ़ेगा बिजनेस अच्छे से मैनेज कर पाना पॉसिबल हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करे, प्रेफरेंस करे, डिवेंचर करे, क्यों, कैपिटल स्ट्रक्चर को ब्रॉडेन यानी बड़ा बनाने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कंपनी के पास अगर अलग अलग डिफरेंशियल राइट्स के साथ शेयर इशू करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कंपनी अपना
कैपिटल का बेस जो है वो बढ़ा सकती है विदाउट हैविंग टू लूज कंट्रोल ओवर और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन इसके लिए उनको उनका ओनरशिप का या फिर मैनेजमेंट का कंट्रोल लूज करने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है, अगर इनके पास ऑप्शंस रहेगा कि किस तरीके का शेयर इशू करना चाहते हैं। ये देखो यहाँ पर वही सारी चीज बताए थे। ये देखो यहाँ पर था ना इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला एक बार बता देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर्स का विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंट, मतलब एक तो सिर्फ वोटिंग राइट्स, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, जैसे मतलब अलग अलग वोटिंग राइट्स है। डिविडेंड के लिए अलग है वोटिंग, जैसे मैंने बोला वोटिंग्स का अलग है ना, एक शेयर मतलब 10 वोटिंग्स राइट, या फिर एक शेयर एक शेयर इक्वल टू 10 वोटिंग राइट्स, एक शेयर इक्वल टू 1 वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये चीजों का बात हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर का नॉर्मली वोटिंग राइट्स होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब डिफरेंशियल तो छोड़ो, उनका वोटिंग राइट्स होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पे वोटिंग राइट्स उनका जनरेट होता है, उसका लिस्ट हम एक बार बता देते हैं। तो लिखो, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर have superior financial right but less management control rights। इसका मतलब देखो, प्रेफरेंस शेयर जैसा शेयर है उनको नॉर्मली क्या मिलता है, फाइनेंशियल राइट्स उनका बहुत ज्यादा सुपीरियर है, मतलब पावरफुल है। मतलब जैसे देखो, कोई भी कंपनी अगर बंद हो जाता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, दो तरह का शेयर है, इक्विटी प्रेफरेंस, तो पहले प्रेफरेंस वाले को ही हक मिलेगा, फाइनेंशियल मतलब पैसे के मामले में डिविडेंड पहले मिलेगा। लेकिन मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो राइट्स है वो इनका नहीं होता है, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स नहीं होगा तो मैनेजमेंट का कंट्रोल कैसे आएगा? तो वही बोल रहा है कि प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जो कि फाइनेंशियल राइट्स पे तो सुपीरियर है बट मैनेजमेंट कंट्रोल के राइट्स पे सुपीरियर नहीं। एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी, एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स and holding any preference share capital, holding any preference share capital therein shall in respect of such capital comma have a restriction right, have a restrictive right to vote only on resolution placed before the company, resolution placed before the company। बताते हैं यहाँ तक क्या लिखा है। पहले तो यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर हैव सुपीरियर फाइनेंशियल राइट बट लेस मैनेजमेंट कंट्रोल राइट, ये मैंने समझा दिया। एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग एनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देयरइन शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल have a restrictive rights to vote only on resolution placed before the company। बोल रहा है कि अगर
किसी कंपनी में कोई शेयर होल्ड कर रहा है, कैसा शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, बोल रहा है कि एवरी मेंबर ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर कंपनी कैसा कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, ये कैसा कंपनी होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि टूवर्ड्स शेयर्स जितने पैसे बाकी उतने ही देना पड़ेगा, वाइंडिंग आपके टाइम पे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं देना पड़ता है, ऐसे कंपनी को बोला जाता है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ऐसे कंपनी के जो भी मेंबर्स है और जिनके पास प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी, ठीक है, तो इनके लिए क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल, वो कैपिटल जो मतलब जो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी में रेज करने में हेल्प किया होगा, बट उनके पास रेस्ट्रिक्टिव राइट होता है, उनके पास जो है राइट्स ज्यादा नहीं है, रेस्ट्रिक्टिव है, ठीक है, टू वोट, वोट के केस में ओनली ऑन, अगर कोई रिजोल्यूशन प्लेस वगैरह किया जाता है तो इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाता है। अभी हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कब कब कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वोटिंग राइट्स होता है, मतलब कब ऐसा होता है कि वोटिंग राइट्स मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहला केस, विच डायरेक्टली affect the rights attached to his preference share, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है देखो, ओनली ऑन रेजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, कंपनी के सामने अगर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन आता है, और रेजोल्यूशन क्या होता है, कोई एक डिसीजन को पास करवाने के लिए रेजोल्यूशन लगता है, तो बोल रहा है विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच्ड टू हिज प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ही वो बात हुआ है, उसी डिसीजन को जो है रेजोल्यूशन के थ्रू से पास करवाना है, तो ऐसे हालत में प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जो है वोटिंग राइट्स आ जाता है, ठीक है, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिसीजन लेना है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच्ड टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स, तब जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स आता है, वो वोटिंग दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एनी रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बंद हो रही है तो वोटिंग राइट्स जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी मिल जाता है। अच्छा, ये हो गया। दूसरा, सॉरी, तीसरा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर द रीपेमेंट और रेस्ट्रिक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब रीपेमेंट का बात आता है, रीपेमेंट का मतलब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट, तो फॉर द रीपेमेंट और रेस्ट्रिक्शन ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इस केस में जो है प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट्स जो है जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो ये मेन केस है जहां पर प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट्स जो है रिजोल्यूशन पास करा के, ये देखो, प्लेस्ड बिफोर द कंपनी, मतलब प्रेफरेंस शेयर से ही रिलेटेड कोई बात है, कंपनी बंद हो रहा है, तब इनके पास ऑटोमेटिकली वोटिंग राइट्स हो जाता है, रीपेमेंट के केस में हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें नोट करना है, नोट, वेयर द डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स has not been paid for a period of 2 years, 2 years or more, such class of preference shareholder shall have a right to
vote on all the resolution placed, all the resolution placed before the company। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये हम लोग को एक पता था जब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंपनी अकाउंट स्टार्ट किया था कि इक्विटी शेयर सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कब वोटिंग राइट जनरेट होता है, वेयर द डिविडेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ए क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज नॉट बीन पेड। अगर किसी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और मोर, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा उनका डिविडेंड एरियर रख दिया गया है, जिसको एरियर बोलते हैं। सच क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स शैल हैव अ राइट टू वोट ऑन ऑल द रिजोल्यूशन प्लेस्ड बिफोर द कंपनी। कंपनी के सामने कभी भी कोई रिजोल्यूशन पास करने का बारी आएगा तो ये भी वोटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इनको डिविडेंड नहीं दिया गया है 2 साल तक, ठीक है। 2 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके इनका वोटिंग राइट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस पे जो है 2 क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, 1 share 1 vote द गिव्स, ये थोड़ा सा चाहो तो पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने मेन मेन चीज बता ही दिया है। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल इज हेल्ड बाय XYZ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40-40-20। मतलब किसी एक कंपनी में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें ये 3 होल्डर है, ठीक है, और इनका देखो रेशियोस क्या है, 40-40-20, मतलब टोटल 100 का ये प्रोपोर्शन है। वैसे 3 होल्डर नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए देख लो। एबीसी होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं उनका नाम है एबीसी, और इनका प्रोपोर्शन है 50-30-20। इफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 करोड़, ठीक है। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल पे कंपनी ने जितना कॉल किया था उसमें जितना पे हुआ है 1 करोड़, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50 लाख। मतलब ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, ये देखो, अगर हम लोग बैलेंस शीट एक बार रफली यहाँ पर बनाए इस कंपनी का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 50 लाख, 50 लाख, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, तीन तीन जन जो है इक्विटी शेयर होल्डर है, XYZ, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3 जन है, ABC, और इन्होंने ये पूरे अमाउंट को कैसे होल्ड कर रखा है, इन्होंने ये पूरे अमाउंट को कुछ इस तरीके से होल्ड कर रखा है, 40-40-20, यहाँ पर लिखते हैं 40-40-20, मतलब ये तो रेशियो है ना, तो 40/100, 40/100 और 20/100, मतलब रेशियो का ऐड कर लो, 40+40 80, 80+20 100, और 50-30-20 का मतलब 50-30 और 20, मतलब 50/100, 20/100, 30/100, मतलब सीधा सा बात है, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का इतना पोर्शन होल्ड हो रहा है, ये प्रेफरेंस शेयर का इतना और इतना, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर, करने क्या बोला है हम लोग को। बोल रहा है रिलेटिव वेट्स इन वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी, अच्छा ठीक है, अब हम लोग को कैलकुलेट करके देखना है। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर ना कैलकुलेट करके दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि वोटिंग राइट्स, ये देखो वोटिंग पावर कितना परसेंट है किसके पास, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट करके दिखाते कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि कैपिटल जो है कितने, कैपिटल का रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे, तो कैपिटल तो 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, कैपिटल का रेशियो निकालना है टाइप्स ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करके। तो 2 टाइप्स है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर है 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 1 के बाद 7 टाइम्स 0 होगा, ठीक है, ये हो गया। और
50 लाख, 50 लाख हो गया। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ से 5 टाइम्स 0, यहाँ से 5 टाइम्स 0 हटा दो, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का 10 और यहाँ पर बच जाएगा 5। 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 10:5 मतलब 2:1 ये रेशियो हो गया। ठीक है, कैपिटल रेशियो ये हो गया। अब हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलेगा, बोलेगा कि एक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका वोटिंग राइट्स कितना परसेंट है, वाई का कितना परसेंट है, जेड का कितना परसेंट है, ए का कितना परसेंट है, बी का और सी का कितना परसेंट है, ये हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, एक्स का वोटिंग राइट्स कितना होगा, तो इक्विटी एक्स के पास कौन सा शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो टोटल कैपिटल अगर 3 टाइम्स है, 2:1 मतलब क्या, 2/3 और 1/3 है ना। तो टोटल कैपिटल अगर 3 टाइम्स है उसमें इक्विटी 2 टाइम्स है, टोटल कैपिटल अगर 3 टाइम्स है उसमें प्रेफरेंस शेयर 1 टाइम्स है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अब एक्स जो है इनके पास तो इक्विटी शेयर है, तो 2/3 ये इतना इक्विटी शेयर, टोटल इक्विटी शेयर का मतलब बैलेंस है। मतलब इसको हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर रेशियोज में हम लोग बताएं कि कंपनी के पास टोटल कैपिटल में 2 टाइम्स इक्विटी शेयर्स है और इसमें इनका पोर्शन है 40/100। ठीक है, तो 40/100 टोटल का है, तो 2/3 का कितना हो जाएगा, तो 2/3 का यहाँ पर देखो कैलकुलेट करने से आ रहा है, 0 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करते हैं ये 40, देखते हैं ये कैंसिल आउट होगा 40/100, 40/100 पॉइंट में आ जाएगा शायद, 0.4 इंटू 3, 1.2, 2 डिवाइडेड बाई 1. तो ये ऐसे आ जा रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग 0 0 हटा देते हैं, ये 4 हो जाएगा है ना, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल आउट कर, तो ये हो गया 15, 4/15। ठीक है, अच्छा वाई का कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई भी इक्विटी शेयर होल्डर है, 2/3 इंटू वाई का भी था 40/100, तो इनका भी उतना ही हो जाएगा 4/15। अच्छा जेड का देखो, जेड का भी इक्विटी शेयर है और 40 और ये लास्ट वाला था 20/100। अच्छा तो ये कैंसिल आउट हो गया 2/5, तो ये 2/15 ये हो गया। अच्छा फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाले हैं ए बी सी, ए बी सी। अब इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कैपिटल तो वही 3 है जिसमें प्रेफरेंस शेयर है 1। ठीक है, इनके केस में भी वही, इनके केस में भी वही, ये बेस हो गया। ठीक है, इसमें ए का हिस्सा कितना होगा, 50/100, क्योंकि 50% होल्ड कर रहे हैं ना, तो 50/100, 50% बोलो या फिर 50 रेशियोज में बोलो, बात तो एक ही है। तो ये 2 हो जाएगा 1/6, ये 50 से कैंसिल आउट होके 2 हो गया ना, तो 1/6 हो जाएगा। उसके बाद ये 30/100 और 20/100, 30/100, 1/10। अच्छा 30/100 और 20/100, 5 मतलब 1/15। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का वेटेज निकल गया है ना, वेटेज निकल गया कि कितने कितने होल्ड हो रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर का निकाला, वैसे ये देखो, ये हम लोगों ने क्या किया, टोटल कैपिटल का रेशियो निकाला। अब इंडिविजुअल जो होल्डर्स हैं उसके बेसिस में हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हेंस देयर रिलेटिव वेट्स आर 4/15 is to 4/15 is to 2/15 is to 1/6 is to 1/10, 1/15, 1/10 और 1/15। ठीक है, दोनों को मिक्सड अप कर दिया। अच्छा अब रेशियोज का क्या है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, ये सभी का बेसिस बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक आंसर 6 के बेसिस पे है, एक 10 के और बाकी 15 पे, ऐसे तो कंपेयर नहीं होता है, बिकॉज रेशियोज का मतलब होता है कंपैरिजन करना। तो सबसे आसान तरीका है एलसीएम कर दो, 15 15 15। ठीक है, 6 10 और 15, इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहले 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 3 से करते हैं, 3 5 5 5 1
ये 5 5 ही रहेगा, यहाँ पर 5 हो गया, फिर 5 से करेंगे 1 1 1, तो 30 हो रहा है ना, 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 इंटू 30, 4/15 इंटू 30, 2/15 इंटू 30, 1/6 इंटू 30, 1/10 इंटू 30, और 1/15 इंटू 30। तो ये 15 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 8 8 4 5 3 2, ठीक है, ये 2 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर्स आ गया, मतलब रेशियोज में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वोटिंग पावर। द वोटिंग पावर ऑफ एक्स इज, ठीक है, एक्स का वोटिंग पावर कितना हो जाएगा। तो ये देखो वोटिंग पावर्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये टोटल कैपिटल में इनका, यहाँ पर क्या था, ये देखो इसका चेंजेस क्यों किया मैंने, ये जो है ये रेशियोज जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे निकला, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बेसिस पे निकला, और ये हम लोगों ने क्या किया, रेशियोज को जब मिक्सड अप कर दिया, मतलब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकल गया, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स कैसे निकाला जाएगा, एक्स का कितना है, 8 है, 8 है उसका शेयर, और टोटल कितने हैं, 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5, चेक करो, 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये हो गया 30, 8/30। और अगर हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे, हमें वोटिंग राइट्स मिल जाएगा, 8/30 इंटू 100। तो ये देखो कितना आया, 26.66, 26.67% इनका वोटिंग राइट्स हो गया एक्स का, ठीक है। इस तरह से बाकी भी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। वाई का भी सेम हो जाएगा, क्योंकि उसका भी आंसर सेम ही है। वाई का हो जाएगा 8/30 इंटू 100, वही 26.67%। जेड का देखते हैं, जेड का कितना हो जाएगा, 4/30 इंटू 100, 4/30 इंटू 100, 4/30 इंटू 100, 13.33। 13.33%। एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी निकालेंगे, ए बी सी। 30 तो सभी का हो जाएगा, बस रेशियोज देख लेते हैं, इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। अच्छा, ए का कितना है, ए का है 532, ये तीनों का है 532, 532, ठीक है। तो ये 5 होने से 5 6 30 हो जाएगा, मतलब 500 डिवाइडेड बाई 30, देखते हैं कितना आता है। तो ये भी ऐसे ही आ रहा है 16.67, ये हो जाएगा 10%, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 30, ये भी पॉइंट में आ रहा है 6.67%, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़ा अलग है ना, 26.67%, फिर से 26.67, 13.33, 13.33, 16.67, 10 और 6.67, हाँ ठीक हुआ है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा और एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लो कि कैसे स्टेप्स फॉलो करके करना पड़ेगा। कहाँ चला गया, ये रहा, WXYZ hold equity capital in equity capital is held by in proportion of 40 30 10 20, ABC and D hold preference share capital in the proportion of 30 40 20 10, ठीक है।
इफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 40 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर, ये है इक्विटी शेयर, कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर बता दिया 20 लाख, फाइंड देयर वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी बंद होने को आ रहा है, कंपनी का ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशूड है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इशूड है, और इक्विटी है 40 लाख का, प्रेफरेंस है 20, इक्विटी 4 लोग है होल्ड कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर भी 4 लोग होल्ड कर रहे हैं। हम लोग को ये बताना है कि इनका वोटिंग राइट्स क्या होगा अगर कंपनी वाइंडिंग अप मतलब बंद होने को जा रही है, तो फिर इनका वोटिंग राइट्स जो है कितना कितना परसेंटेज होगा। तो जैसे अभी क्या था वैसे ही करेंगे। तो स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रेशियोज निकाल लेना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यहाँ पर लिखते हैं as the paid up capital of the company is rupees 40 lakh, यहाँ पर बोला हुआ है ना रुपीज 40 लाख, एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20 लाख। therefore ratio of capital is पहले इक्विटी फिर प्रेफरेंस। ठीक है, जैसे लैंग्वेज में दिया हुआ है। तो 40 लाख और 20 लाख मतलब 4:2 मतलब 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो ये क्या निकल के आ गया, इट इज, इसे बोलते हैं रिलेटिव वेट्स। ठीक है, रिलेटिव वेटेज रेशियोज। ठीक है, रिलेटिव वेट इन वोटिंग राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी 2/3 एंड 1/3। मतलब रिलेटिव वेट मतलब परसेंटेज में अगर देखें 3 टाइम्स टोटल कैपिटल में 2 टाइम्स इक्विटी, तो उनका परसेंटेज ऑफ वोटिंग राइट्स रिलेटिवली मतलब क्या, इंडिविजुअली नहीं, मतलब 2/3 अगर इंटू 100 कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितना होगा। देखो 66.67% है ना, और ये हो जाएगा 33.33%, जिसे हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेट्स। मतलब इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर का। अब इक्विटी शेयर के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके कितने हो जाएंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उनके कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर कौन है, डब्ल्यू। पहले देखो डब्ल्यू है। ठीक है, तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 2/3 इक्विटी शेयर है इंटू, ये ऐड करेंगे 40 बाई कितना हो जाएगा, 20 और 10, 30 60 और 40 100, तो 40/100। ठीक है, अच्छा डब्लू के बाद है एक्स, हम कैलकुलेट कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं 2/3 इंटू, यहाँ पर 100 तो होगा ही, और ये है 30, फिर 10 20, वाई है 10 20। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 और 5 मतलब 4/15 आ रहा है ये वाला। ठीक है, अच्छा ये 0 0 कैंसिल, 2 5 मतलब ये 15 आ जा रहा है, 9/15, ये 0 0 कैंसिल, 2 5 10 मतलब 15, 1/15 आ रहा है। ठीक है, चेक करके देख लो 1/15 आ रहा है, और यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 2 5 10 मतलब 2/15, ये इतना आ गया। ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जेड तक का। अच्छा, अब यहाँ पर ए बी सी डी प्रेफरेंस वाले, ठीक है इधर लिख लेते हैं, जगह है, ए बी सी डी प्रेफरेंस वाले, तो उनका टोटल कितना है, टोटल तो है 1/3। तो फिर ये ए का कितना होगा, जिनका परसेंटेज है 30/100। ठीक है, ये भी 100 ही हो रहा है, टोटल करके देख लो, 30 और 40, 70 80 90 और 10 100, 30 40 20 10, 30 40 20 और 10, 100 100 100, 1/3 1/3 1/3।
3 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 1/10, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 से 10, मतलब 2/15, ठीक है। और ये 5 हो जाएगा, 20 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो तो 100 होता है, तो 1/15, और ये वाला हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 1/30, ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया। अच्छा, अब ये तो हम लोग का हो गया डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ये हम लोगों ने रेशियोज में बता दिया। अगर इसी को परसेंटेज में बताना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे, तो फिर से ऐसे लिखना पड़ेगा, वोटिंग पहले निकालना पड़ेगा रिलेटिव वेट्स, रिलेटिव वेट्स आर एक्स वाई, एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज टू, पहले डब्ल्यू भी है, डब्ल्यू इज टू एक्स इज टू वाई इज टू जेड इज टू ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये रेशियो निकालना पड़ेगा। डब्ल्यू का कितना है, 4/15, एक्स का 9/15, 1/15, 9/15, 1/15, 2/15, 1/10, 2/15, 1/10, 2/15, 1/15, 1/30, 1/15 और 1/30, फिर से बेस अलग अलग है तो हमें फिर से रेशियोज निकालना पड़ेगा। 15 15 15, 1 2 3 4, 10 15, 10 15, फिर से 15 और 30, पहले 2 से देख लेते हैं, 15 15, 5 15, 3 से हो जाएगा, तो ये 5 है, 3 5 से 15, 3 5 5 5, ये 5 जैसे है, 5 ही हो जाएगा, 5 5 और 5, और 5 से देखेंगे, 1 1 1, 30 हो रहा है, ठीक है, 30, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 4/15 इंटू 30, 9/15 इंटू 30, 1/15 इंटू 30, 2/15 इंटू 30, 1/10 इंटू 30, 2/15 इंटू 30, 1/15 इंटू 30, और 1/30 इंटू 30। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 2 से 30 मतलब 8, 15 2 मतलब 18, 15 2 में 30 होगा, 4 3 4 2 1, ठीक है, ये रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स इन परसेंटेज निकाल सकते हैं। वोटिंग राइट्स पहले डब्ल्यू का निकालेंगे, तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, 8 ये सबका टोटल इंटू 100, तो ये सबका टोटल कितना आता है, 8 + 18 + 2 + 4 + 3 4 2 1, 3 4 2 1, 42 आ रहा है, 8/42 इंटू 100, तो ये आ रहा है 19.04। डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स का हो जाएगा 18/42 इंटू 100, 18/42 इंटू 100, 42.85, तो ये ठीक लिखा है मैंने, एक्स का वैल्यू 9 ही है ना, 3 3 कैंसिल, नहीं ये 9 तो नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये देखो, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 5 हो गया, तो ये तो 1/5 होगा, अरे गलत हो गया, 1/5 होगा, 1/5, एक बार चेक कर ले, तो 1/5, हाँ,
फिर 1/15, 2/15, 1/10, आगे का चेक कर लेते सही हुआ है कि नहीं। 1/10, 2/15, 1/15, 1/30, हाँ ठीक है। ये सिर्फ गलत हो गया, ये 1/5 होगा। अच्छा ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर चेंज, ये हो जाएगा 1/5। तो एलसीएम में चेंज होगा क्या, देखते हैं। नहीं, चेंज तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक मिनट देख लेते हैं। ये 1/5 है, 15 के बाद इसे कर लेते हैं 5। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ये यहाँ पर 5 ही आ जाएगा, ये 5 रहेगा, 5 1, ठीक है। एलसीएम में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट कैलकुलेशन में चेंज हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 1/5 × 30, 1/5 × 30, मतलब ये 6 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर 6 हो जाएगा तो टोटल में चेंजेस होगा। ठीक है, टोटल देख लेते हैं। 8 + 6 + 2 + 4 + 3 + 4 + 2 + 1, 30 हो रहा है। ठीक है, गलत हो गया इसी वजह से, देखो 30 हो रहा है। अच्छा, 8/30 × 100, 26.67, 26.67%। अच्छा, ये वाला हो जाएगा 6/30, तो 6 5 30, ये 20% हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 6/30 × 100, हाँ 20% हो जाएगा। एक्स का हो गया, एक्स के बाद वाई, वाई का कितना हो जाएगा। वाई का है 2/30 × 100, 200/30, तो ये कितना हो रहा है 1.2 × 100/30, 6.67%। ठीक है, वाई का हो गया। एक्स, 13 बोलो। मैं শুরু থেকে বলবো পর হয়ে গেছে। হ্যাঁ বলো, লিখে নিচ্ছি। 26.67% প্রথমেরটা, তারপরটা হলো 20%, তারপরে হলো 6.67%, হুম, তারপরটা হলো 14.33%, তারপরটা 10, তারপর 13.33। ধীরে ধীরে লিখো। স্কিপ হয়ে গেল, ওয়াই পর কি জেড ছিল, জেড এরটা বলো কত লিখে নি আগে। 4/100 ইন্টু, না 4/30 × 100, তাই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 13.33 হবে। 16.33, ঠিক। কেন 13 13, 4/30 × 100, আচ্ছা 13.33। আচ্ছা, এরটা কত লিখবো। এ হচ্ছে কত নম্বর, 3/30, 10%, তাই তো। হ্যাঁ ম্যাম, তারপরটা 13.13, এই তারপর 13.33 4, কি 4/30। হ্যাঁ এটা কত। এটা হচ্ছে 13.33 ও, পার্সেন্ট। এই সেমই তো হবে, 13.33, হ্যাঁ না। সি, হ্যাঁ ম্যাম, তারপরটা হলো সি হচ্ছে 2, 6.67। সিক্স হ্যাঁ, পয়েন্ট 2 বাই সিক্স সেভেন 30 ইন্টু 100, আর লাস্টে আর লাস্টে ডি। 1/30 বাই ইন্টু 100, 3.33%। 1/30 × 100, 3.33%। हाँ ठीक है, 3.33%। तो अगर हमें परसेंटेज में निकालने बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे, अगर सिर्फ रेशियोज में दिखाने बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे, मतलब टोटल कैपिटल के हिसाब से अलग अलग पर्सन का वोटिंग राइट्स। ठीक है, तो इस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रैक्टिकली एक बार बता दिया तो चीज समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे उन लोग का उतना नहीं आता है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि अगर आ जाए तो कैसे करके इसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स जो है, ये हम लोग इशू जो करेंगे, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं, मतलब कब कंपनी कर सकती है और ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है जहां पर कंपनी ये नहीं कर सकती है, उसका एक बार लिस्ट लिखवा देते हैं। ठीक है, देख लो, यहाँ पर लिखते हैं कंडीशंस।
कंडीशंस रूल 4 के हिसाब से, ठीक है, कंडीशंस रूल 4 के हिसाब से जहां पर कंपनी जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर इशू कर सकती है। पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, तभी कंपनी जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाला शेयर्स इशू कर सकती है। मतलब शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू तभी कर पाएगी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। तो इसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, तो कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाला शेयर इशू कर पाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 26% से ज्यादा जो है डिफरेंशियल राइट्स वाला शेयर इशू नहीं कर पाएगी, ठीक है, नॉट एक्सीड 26% ऑफ द टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब जिनका सारा चीज कंसिस्टेंट है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन नहीं है बिजनेस में। रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कंसिस्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट लिखने वाले हैं, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है, लास्ट 3 साल, मतलब पिछले 3 साल के अंदर कंपनी ने कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ऐसे कंपनी जो है डिफरेंशियल राइट्स वाला शेयर इशू कर सकती है। नेक्स्ट हो जाएगा नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न वगैरह सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि बाकी है और कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाला वोटिंग डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर रही है तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो रिटर्न फाइलिंग वगैरह है वो सारी चीज डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। फिर हो जाएगा कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, मतलब अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था तो उसका पेमेंट भी कर दिया है, मतलब अगर पेमेंट करने का टाइम आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिक्लेयर डिविडेंड का पेमेंट अभी भी बाकी है। और एक हो जाता है तब नहीं कर पाएगी, है ना, तब नहीं कर पाएगी शेयर इशू, डिफरेंशियल राइट्स वाला शेयर इशू तब नहीं कर पाएगी। अच्छा, और लास्ट पॉइंट लिखेंगे कंपनी हैज नॉट कंपनी हैज नॉट convicted of any offense arising under RBI Act 1934, SEBI Act 1992, the Securities
कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956, ठीक है। तो ये सब जो भी एक्ट है, इनमें कंपनी का किसी भी तरह का ऑफेंसिव जो है वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो कंपनी जो है डिफरेंशियल राइट्स का शेयर्स इशू कर पाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो हम लोगों ने ये देख लिया, तो लगभग चैप्टर तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। यहाँ ना कुछ एमसीक्यू है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यू आएगा तुम लोग का, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कुछ छोटा छोटा एमसीक्यूज है। देखो यहाँ पर जैसे बोला है, तुम लोग आंसर दो। एज पर सेक्शन 68(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट, बाईबैक ऑफ ओन शेयर्स बाय द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, 20% of the total paid up capital and free reserve of the company, 15% of the total capital and free reserve of the company। क्या बोला है? सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 के हिसाब से कंपनीज एक्ट का बाईबैक, कंपनी अपने शेयर्स का बाईबैक कर सकती है, बट वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये होगा ए। हाँ, ए होगा, ठीक है। मतलब 25%। ये कहाँ देखा था हम लोगों ने? जो हम लोगों ने राइट्स कैलकुलेट, जो हम लोगों ने लास्ट दिन कैलकुलेट किया था ना, 3 टेस्ट, ठीक है। इसमें से ये कौन से टेस्ट का नाम है? ये जो डिटेल्स दिया हुआ है, ये कौन से टेस्ट का दिया हुआ है? रिसोर्स, ठीक है। 3 टेस्ट था ना, रिसोर्स टेस्ट और क्या था? रेशियो टेस्ट। तो यहाँ पर ये रिसोर्स टेस्ट हो गया, और एक डेब्ट इक्विटी टेस्ट था। तो जो भी हो, तो ये वाला हो गया, हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला है, द कंपनीज आर परमिटेड टू बाय बैक देयर ओन शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स, बोथ ए एंड बी। कौन सा आंसर होगा? मैम बोथ। बोथ, ए एंड बी। हाँ, कंपनी क्या कर सकती है? फ्री रिजर्व से भी कर सकती है, अगर फ्री रिजर्व कम है तो शेयर इशू कर सकती है, जिसपे हम लोग किसी भी तरह का शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कर सकते हैं, और जैसे किसी को लगता है ना कि हम लोग इक्विटी शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इक्विटी शेयर बाई बैक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी मैंने बताया था, सेम क्लास ऑफ इक्विटी शेयर नहीं कर सकते, डिफरेंट क्लास ऑफ इक्विटी शेयर कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया एनी शेयर, और इसका आंसर 2 का सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व से अपना शेयर खरीद रहा है, ओन शेयर्स खरीद रहा है, इसका मतलब ही बाई बैक कर रहा है ना, नाम सिर्फ चेंज कर दिया है। ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर सो परचेज शैल बी ट्रांसफर टू, बोल रहा है एक अमाउंट हमें जो कि नॉमिनल वैल्यू के बराबर है, वो हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कहां पर? रेवेन्यू रिडेम्पशन रिजर्व में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में, बाई बैक रिजर्व, सीआरआर, है ना। कैपिटल हाँ रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, ऑफ द फॉलोइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव ए राइट टू वोट ऑन रिजोल्यूशन, बोल रहा है कौन से इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है जिनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा रिजोल्यूशन पास करवाते टाइम, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द राइट अटैच्ड टू हिज प्रेफरेंस शेयर्स for entering a private equity agreement to raise further capital, diluting their overall stake in the company for the repayment, ठीक है। तो हम समझा देते हैं क्या बोला है। कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कोई राइट जनरेट नहीं होता है? देखो, अभी अभी मैंने तुम लोगों को एक लिस्ट लिखवाया था, कब कब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स जनरेट होता है। आज ही लिखवाया मैंने लिस्ट, ये देखो, ये देखो। पहला कब होता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब बंद हो जाती है, तब होता है। और अगर कंपनी ने 2 से ज्यादा साल के लिए डिविडेंड इनका नहीं पे किया है तो वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाता है, और रीपेमेंट के केस में वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाता है। और अगर डायरेक्टली जो है प्रेफरेंस शेयर्स के राइट्स का ही बात आता है तो इनका राइट्स ऑब्वियसली जनरेट हो जाता है। तो ये मेनली 3 केस और ये वाला, ठीक है। तो टोटल 4 केस ऐसा है जहां पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट जनरेट होता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कहां पर जनरेट नहीं होता है? तो देखो, डायरेक्टली अफेक्ट द राइट अटैच्ड टू द प्रेफरेंस शेयर्स, क्या इसमें राइट जनरेट होगा? इसका ऑप्शन नहीं पहला होगा। है, बोलना ऑप्शन। ऑप्शन नहीं।
बी হবে आंसर, ऑप्शन बी হবে। ये देखो ऑप्शन ए जो है ये, इसमें तो वोटिंग राइट्स जनरेट होता है, ठीक है, क्योंकि देखो ना पहला लाइन ही तो यही वाला है, विच डायरेक्टली इफेक्ट द राइट्स अटैच्ड टू हिज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब ऐसा कोई डिसीजन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट्स को लेके ही हो रहा है तब उनका वोटिंग राइट्स जनरेट हो जाएगा। और ये वाला देखो फॉर रीपेमेंट, रीपेमेंट के केस में इनका वोटिंग राइट्स जनरेट होता है, यहाँ पर मैंने बोला ना रीपेमेंट के केस में वोटिंग राइट्स जनरेट होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा कि जहां पर वोटिंग राइट्स नॉट जनरेटेड, ठीक है। ये कौन सा केस है, फॉर एंटरिंग ए प्राइवेट इक्विटी एग्रीमेंट, प्राइवेटली कोई इक्विटी एग्रीमेंट हो रहा है टू रेज फर्दर कैपिटल डाइल्यूटिंग देयर ओवरऑल स्टेक इन द कंपनी, ठीक है। जो ऐसा डिसीजन है जो कि पूरे ओवरऑल स्टेक कंपनी का जो है उसको डाइल्यूट कर देगी, तो इस पे इनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं चलेगा। इनका वोटिंग राइट्स बस तुम लोग याद रखो ये 4 केसेस में ही होता है। अच्छा, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव टू वोट ऑन ऑल रेजोल्यूशन इफ द डिविडेंड ऑन देयर शेयर रिमेन्स अनपेड फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। है बोल 2 years होगा। 2 इयर्स होगा, ठीक है। एक्चुअली आंसर होना चाहिए 2 और मोर, ठीक है, फिर भी 2 इयर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा इसमें। द डिफरेंशियल इन द क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर, बोल रहा है कि डिफरेंशियल क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स क्रिएट किस लिए किया जाता है, डिविडेंड राइट्स के लिए, वोटिंग राइट्स के लिए, बोथ ए एंड बी। बोलो। मैम बोथ হবে तो मैम, हाँ ডিভিডেন্ড বডি দুটোর উপরই हाँ, था। बोथ ए एंड बी दोनों चीजों पे होता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर डेफिनेशन में कैसे लिखवाया हुआ है वो यही दो बात का जो है यहाँ पर मतलब बोला गया है, डायरेक्टली यही दो बात बोला गया है। ये देखो वोटिंग डिविडेंड वोटिंग राइट्स और अदरवाइज, बट अदरवाइज क्या है वो मैं नहीं बोला है, हमें उसी के हिसाब से भी एमसीक्यू दिया है, तो वोटिंग और डिविडेंड दोनों पे होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। बाईबैक इज फॉर मोर देन 25% of the total paid up capital and free reserve of the company. Partly paid shares cannot be bought back by a company. Buyback of equity share in any financial year shall exceed 25% of its total paid up equity share capital in the financial year. हम लोग को बोल रहा है कौन सा ट्रू है, ट्रू कौन सा है ये पूछ रहा है। फिर से एक बार, ए ट्रू है, बी, हाँ बी ट्रू है, ये सही हो रहा है, ए ट्रू नहीं है। देखो बाईबैक इज फॉर मोर देन 25%, तो मोर देन 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल नहीं था। अगर देखोगे जो रूल्स मैंने लिखवाया था उसमें ऐसे लिखवाया, ऐसे जो फॉर्मूला लिखवाया था ऐसे लिखवाया था, मतलब 25% या उससे कम, मोर देन 25% नहीं होगा। जो पेड अप कैपिटल का कैलकुलेशन किया था ना उसमें लेस देन इक्वल टू था। जैसे कि हम एक सेकेंड दिखा देते हैं, ये देखो मैंने इसीलिए मतलब कैलकुलेशन करने के टाइम पे तो उसका यूज नहीं किया, मतलब वो लिखा नहीं था, जरूरी नहीं था, इसीलिए बिना लिखे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार दिखा देते हैं, ये चीज याद रखना पड़ेगा। कहाँ चला गया बाई बैक, एक सेकेंड, है कि इसमें पता नहीं, देख लेते, आई होप कि इसमें मिल जाएगा। ये रहा, ये देखो लेस देन इक्वल टू, ये इसीलिए मैंने लिखवाया था। कैलकुलेशन के टाइम पे जरूरत नहीं होता है, लेकिन ये साइन हमें बोल रहा है कि लेस देन इक्वल टू, और अगर आंसर ए दे दोगे तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, वो तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए ये आंसर गलत है। पार्टली पेड अप शेयर, ये तो पहले एकदम बेसिक है कि बाईबैक हम लोग कभी भी जिन्होंने पार्टली पे किया उनको बाईबैक क्यों करेंगे हाई प्राइस देके, और सी वाला भी क्यों गलत है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल एक्सिड 25%, यही वाला बोला है, 25% से ज्यादा होगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए जो ट्रू है वो ऑप्शन बी है। 8th नंबर देखो, प्रीमियम एक्सेस ऑफ बाईबैक प्राइस ओवर द पर वैल्यू पेड ऑन बाईबैक शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम बोथ ए एंड बी। क्या बोला है देखो, प्रीमियम जो प्रीमियम देते हैं, प्रीमियम मतलब कौन सा वाला, एक्सेस ऑफ बाईबैक प्राइस ओवर द पर वैल्यू, ठीक है, मतलब 10 रुपए का शेयर का बाईबैक प्राइस 15 रखा तो प्रीमियम 5 हो गया। ये प्रीमियम कहाँ से हम लोग एडजस्ट करते हैं, फ्री रिजर्व से करते हैं या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं या फिर दोनों से कर सकते हैं, ये पूछा गया है।
দুটো কি তো করা যায়। हाँ, दोनों से कर सकते हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो बाईबैक के केस में वो अलाउड है, वो उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है देन हम लोग जो है रिजर्व से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर 9th नंबर में बोला है एडवांटेजेस ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स इंक्लूड टू एनकरेज अदर्स Advantage of buyback of shares include encourage others to make hostile bid to take over the company, decrease promoters holding as the shares which are bought back are cancelled, discourage others to make hostile bid to take over the company as the buyback will increase the promoters holding। कौन सा सही है, मतलब कौन सा एक्चुअली बायबैक का एडवांटेज है? ए, encourage others to make hostile bid to take over the company। नहीं, ए नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाईबैक करने से टेक ओवर होने का चांसेस कम होगा कि ज्यादा होगा? पहले ये सोचो। अगर प्रोमोटर्स बाईबैक करने से क्या होगा? बाहर में शेयर्स कम हो जाएंगे ना, बाईबैक करने से वो शेयर्स कैंसिल हो जाते तो नंबर ऑफ शेयर्स है। बोले সি হবে। है सी হবে। इसमें देखो उल्टा है ना, एनकरेज अदर्स, सी सही आंसर होगा। डिस्करेज किया जाएगा बाकी लोगों को, मतलब हॉस्टाइल बिड अगर कोई करना चाहता है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना, किसी के पास मान लो 40% शेयर्स है किसी एक कंपनी का और बाकी शेयर्स मार्केट में बाकी लोगों के पास है, तो वो क्या कर रहा है, बाकी लोगों को पैसा वैसा दे के खरीद लिया। अब उसके पास मान लो 51% से ज्यादा शेयर्स होल्डिंग हो गए, तो ये होता है हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल टेक ओवर हो जाएगा। लेकिन बाईबैक करने से क्या होता है ना, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स जो है डाइल्यूशन कम हो जाता है, तो फिर हॉस्टाइल टेक ओवर होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये एनकरेज था, ये डिस्करेज था, बाकी सेम ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, डिस्करेज हो जाएंगे लोग, फिर हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं कर पाएंगे एज बाईबैक विल इंक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स का होल्डिंग बढ़ जाता है, और क्योंकि बाहर वाले लोग अपना शेयर बेच रहे हैं ना, मार्केट में लोग अपना शेयर्स बेच रहे हैं, तो उनका मार्केट का परसेंटेज कम हो गया होल्डिंग का। प्रोमोटर्स तो नहीं बेच रहे हैं। मान लो प्रोमोटर्स के पास 60 शेयर्स था, मार्केट में 40 शेयर्स था फॉर एग्जांपल। अब ये मार्केट के शेयर अगर ये लोग खरीद रहे हैं तो इनका होल्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो शेयर कैंसिल होने से। तो वही हो रहा है। और यहाँ पर ये सेकेंड पॉइंट जो है ये क्यों गलत है, डिक्रीज प्रोमोटर्स होल्डिंग। नहीं, प्रोमोटर्स का होल्डिंग कभी डिक्रीज नहीं होता है। अगर बाईबैक हुआ तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग जो है उल्टे का इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास एमसीक्यूज था, ये हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन करवा देते हैं, टाइम है। पहला वाला क्वेश्चन करवा सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि the company has offered buyback price 30 per equity share, you are required to calculate maximum permissible number of equity shares। मतलब वो जो 3 टेस्ट होता है वो देख के हमें करना है। चलो बता देते हैं कैसे करके होगा। रिपीटेड क्वेश्चन ही है, टाइम है तो थोड़ा सा करवा लेते हैं। तो पेज खत्म है। क्वेश्चन नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल है। अच्छा, दो सिचुएशंस है अलग अलग। ठीक है, तो सिचुएशंस चेंज होता है मेनली हमारा लोन फंड के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो लोन फंड है 3200 और 6000, इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा टेस्ट जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले वेन, नहीं सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट इसमें क्या होगा, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, ये निकाल लेंगे। स्टेप 1 में होगा तो पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 1200, पहले वाले सिचुएशन में दूसरे में भी वही है। ठीक है, तो 1200 प्लस फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व 1080, सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर फ्री माना जाएगा 400, पीएल 200, 1080 400 200। अच्छा, 400 200 और क्या है देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, ये स्टैट्यूटरी मतलब लॉ ने बोला है तभी इन्होंने किया, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बाईबैक प्राइस 30 दिया हुआ है, तो ये टोटल कर लेते कितना हो जाएगा 1080 प्लस यहाँ पर 1200
प्लस 600 2880 इंटू 25%। 720। है 720, तो 720 हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस यानी कि 30, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24 हो गया। अच्छा ये सब इन करोड़ या इन लाख कुछ तो एक होगा, ये है, तो कुछ दिया नहीं है, हाँ इन करोड़ दिया, यहाँ पर लिख देते हैं इन करोड़, तो 24 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। रिसोर्स टेस्ट हो गया, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, तो ये भी हो जाएगा 25% ऑफ, और ये 25% मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग, तो 1200 बाई 10 कर देंगे, 1200 बाई 10 ये तो कैपिटल है, 1200 बाई 10 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 करोड़, तो 25% ऑफ 120 30 करोड़, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, रिसोर्स टेस्ट हो गया, अब हो जाएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाईबैक मेंटेन होना चाहिए 2:1, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हम लोग इसका दो तरीके से करेंगे, एक हो जाएगा फंड, अगर लोन फंड अगर 3200 है, लोन फंड, इसमें दो आंसर आएगा, बाकी केसेस में दो आंसर नहीं आएंगे, क्योंकि देखो बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, कुछ अलग डेटा नहीं है कि दो बार मुझे करना पड़ेगा। तो केस 1 का रिसोर्स टेस्ट का आंसर जो है केस 2 का भी वही है, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट का आंसर केस 1 के लिए जो है केस 2 के लिए भी वही है, सिर्फ डेप्ट इक्विटी का अलग आंसर आएगा। तो क्योंकि इसमें लोन फंड चेंज होता है, एक में है 3200 बोला हुआ है, एक में 6000 बोल रखा है, ठीक है 6000। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले डेप्ट आफ्टर, डेप्ट बिफोर बाईबैक, ठीक है। लैंग्वेज एक बार देख ले क्या लिखवाया था मैंने, टोटल डेप्ट आफ्टर बाईबैक, अच्छा पहले आफ्टर ही लिख लेते, क्योंकि डेप्ट का तो कोई चेंजेस नहीं होता है ना, बिफोर आफ्टर एक ही रहता है, मतलब बाईबैक के बाद बाईबैक के आगे, डेप्ट आफ्टर बाईबैक, ठीक है, डेप्ट आफ्टर बाईबैक कितना होगा 3200 ही रहेगा, और यहाँ पर 6000 करोड़ ही रहेगा, क्योंकि डेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है बाईबैक करने के बाद। इसके बाद लिखेंगे इक्विटी, इक्विटी आफ्टर बाईबैक कितना होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए, हम पहले ये वाला सॉल्व करते हैं उसके बाद ये वाला करेंगे, तो ये होना चाहिए 1600, ठीक है। अच्छा इक्विटी बिफोर बाईबैक कितना है ये देख लेते हैं, इक्विटी बिफोर बाईबैक, क्या हम लोग बाईबैक करने के लिए केपेबल है कि नहीं, इक्विटी बिफोर बाईबैक है 2880, क्योंकि इक्विटी का मतलब पता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, 2880 हम लोगों के पास इक्विटी है, ठीक है। तो हम लोग कितना इक्विटी बाईबैक कर सकते हैं, इक्विटी टोटल इक्विटी दैट कैन बी बाईबैक, इक्विटी दैट कैन बी बाईबैक, कितना इक्विटी बाईबैक कर सकते हैं, 1600 रखना है तो बाकी हम लोग पूरा बाईबैक कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2880 माइनस 1600 1280, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर इतना इक्विटी शेयर कैपिटल बाईबैक कर सकते हैं, ये रुपीज में आ रहा है। अब लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बाईबैक, मतलब बॉट बैक लिख देते हैं, कैन बी लिखा है तो कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एक शेयर बाईबैक होता है, एक शेयर का बाईबैक प्राइस कितना दिया हुआ है 30 रुपीज, 10 रुपीज वाले शेयर्स का, तो इसका प्रीमियम, प्रीमियम कितना हो गया 20 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करते हैं कि शेयर होल्डर फंड में कहाँ कहाँ इंपैक्ट आता है इन केस ऑफ बाईबैक, तो एक तो आता है नॉमिनल वैल्यू में, पेड अप शेयर कैपिटल में, ऐसे लिखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल,
ये कम हो जाता है, ये प्रेफरेंस नहीं है, ठीक है, ये पेड अप लिखा है मैंने। शेयर कैपिटल 10 रुपीज से कम हो जाएगा जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होगा, यहाँ पर शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज ही दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 20 रुपीज से कम हो जाएगा क्योंकि प्रीमियम 20 का है, जितने का नॉमिनल वैल्यू होगा उतने का सीआरआर बनेगा फ्री रिजर्व से, ठीक है। तो फ्री रिजर्व इम्पैक्टफुल होगा क्योंकि फ्री रिजर्व से पैसा सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, कितना, जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होगा। तो शेयर होल्डर फंड कितना इम्पैक्टफुल हुआ, 20, 10, 30 और 10, 40 रुपीज का इम्पैक्टफुल हुआ फॉर 1 शेयर, ठीक है। तो 40 रुपीज इम्पैक्टफुल होता है फॉर 1 शेयर, 1 के लिए 1/40, तो 1280 के लिए कितना हो जाएगा? 32 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 32 करोड़। अब कितना शेयर बायबैक कर सकते हैं? इस टेस्ट से आंसर आया था 24, इस टेस्ट से आंसर आया 30, यहाँ पर 32, तो मिनिमम जो होता है वही लेना पड़ता है, यानी 24 वाला आंसर हो जाएगा। तो बॉट बैक यहाँ पर हो जाएगा एट लीस्ट, लिस्ट ऑफ द अबव, ऐसे लिखते हैं, लिस्ट ऑफ द अबव। तो लिस्ट ऑफ द अबव 24 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका देखते हैं। यहाँ पर 6000 जो है लोन फंड था, इक्विटी आफ्टर बायबैक कितना है? 6, यहाँ पर सॉरी, इक्विटी आफ्टर बायबैक इसका आधा हो जाएगा, मतलब 3000 होना चाहिए। इक्विटी बिफोर बायबैक कितना है? 2880, तो बायबैक के पहले 2880 का इक्विटी है, बायबैक करने से तो ये कम होगा, ऊपर से 3000 हमें रखना पड़ेगा, तो ये इस केस में कंपनी बायबैक करने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो बायबैक नहीं कर सकती है, ठीक है, बायबैक नहीं कर सकती, ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी देखा था। अच्छा, इस पे हमें जर्नल एंट्री करने बोला है, कर देते हैं। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, उसके साथ ही साथ हमें जर्नल एंट्री भी करने बोला है, तो जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। जर्नल एंट्री पहले हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, हमेशा यही लिखना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये वाला बायबैक पॉसिबल है 24 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 इंटू 10, 240, सॉरी ये वाला नहीं, गलती से यहाँ लिख दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू से एंट्री होता है 240 करोड़। प्रीमियम कितना दे रहे हैं? एक शेयर पे प्रीमियम है 20 रुपीज, तो 20 इंटू 24, 480, तो टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10 + 20 मतलब 30 इंटू 24, जो कि बाईबैक प्राइस है, तो इसका कितना हो जाएगा? 720, ठीक है। ये ड्यू एंट्री हो गया, बीइंग अमाउंट ड्यू। अब प्रीमियम पे कर देते हैं, मतलब प्रीमियम राइट ऑफ कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल था, बट कितना अवेलेबल है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम है 400 करोड़, काफी ज्यादा है, हम लोग आराम से, ओ नहीं नहीं कर पाएंगे, 400 तो लेना ही पड़ेगा, जनरल रिजर्व का भी यूज करना पड़ेगा, ये 480 है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 करोड़। अच्छा, अब जनरल रिजर्व से ले लेते हैं, 1080 है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना लेना पड़ेगा? 80 टू प्रीमियम ऑन बायबैक, टू प्रीमियम ऑन बायबैक 480, being premium loss written off, being premium loss written off। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, तो सीआरआर कितना क्रिएट होगा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स बायबैक, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है? 240। अच्छा, हम लोगों के पास जनरल रिजर्व में कितना है? 1080, 1080 है, उसमें से यूज हो चुका है कितना? 80, तो बच रहा है कितना? 1000, और हमें चाहिए कितना? 240, आराम से कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व टू सीआरआर, टू सीआरआर 240, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड। और लास्ट एंट्री पेमेंट का एंट्री करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट कितना हो जाएगा? 720, 720, 720, बीइंग अमाउंट पेड, यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग अमाउंट
पेड, ठीक है। अच्छा, ये जनरल रिजर्व से भी बना सकते हैं, और हम लोग चाहे तो ये देखो जनरल रिजर्व से मैंने 240 ले लिया, अगर हम लोग चाहे तो पीएल से भी ले सकते हैं, हमें पीएल से 200 ले लिया, जनरल रिजर्व से 40 ले लिया तो भी चलेगा। अगर हम लोग पूरा जनरल रिजर्व से ले तो भी ओके है, अगर थोड़ा जनरल रिजर्व मतलब पीएल से ले लेते हैं बाकी जनरल रिजर्व से लेते तो भी चलेगा, ठीक है। जनरल रिजर्व भी लिख दो, उसमें काफी ज्यादा है तो हम लोग उसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब ना जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही रिपीटेड क्वेश्चन ही है, तो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए करके देख सकते हो। क्वेश्चन 2, 3, 4 तो मैंने करवा ही दिया, बस 2 ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन में किया हुआ है। तो बाईबैक का जो चैप्टर था और उसके साथ साथ डिफरेंशियल राइट्स वो भी हम लोगों ने कर लिया, उस पे मैंने प्रैक्टिकल करवा दी, बट प्रैक्टिकल कम आता है, ठीक है। अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आज फिर इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे।